स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे हैं तो शुरुआत के 1 से 7 तक के लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर रखी है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। और ये जो लेक्चर आने वाला है, आज वाला जो लेक्चर है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिल्कुल उसी एंड से स्टार्ट होगा जहां पर मैंने लेक्चर नंबर 8 को क्या किया है, क्लोज किया है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर के सबसे पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइए, तो चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी और ज्यादा आसान होंगी। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हम लोग किसी मेटल की रॉड को, अगर किसी मेटेलिक रॉड को किसी सॉल्ट सोल्यूशन या उसी के आयनिक सोल्यूशन में क्या कर देते हैं, डुबोते हैं, तो वो या तो वो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है, या तो कैथोड की तरह, और या फिर किसकी तरह, या फिर किसकी तरह, या फिर आपके एनोड की तरह। और हम लोगों ने दो बातें और बहुत बढ़िया सीखी थी, और वो ये थी कि एनोड क्या होगा, एनोड होगा दैट टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वही एनोड, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वही कैथोड। ये सारी बातें हम लोगों ने क्या कर ली थी। और उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल। जो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन वोल्टाइक सेल जो बनाया गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या देखा था भाई, हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले थे, जिंक रॉड को डिप किया था ZnSO4 सोल्यूशन में। ठीक है, Cu की कॉपर की रॉड को डिप किया था कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और उन दोनों को हम लोगों ने एक वायर से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। ये किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां पे खत्म किया चीजों को। तो हुआ क्या था कि Zn2+ यहां से इसमें फर्निश होने लगे थे। ठीक है, Zn2+ इस रॉड से इसमें फर्निश हो रहे थे, यानी कि इस वाली रॉड पर, इस वाला जो टर्मिनल था, इस पर क्या हो गई थी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई थी, इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई थी। ठीक है, तो कहने को तो ये निगेटिव था, बट यहां पर जो प्रोसेस था वो था कि Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और बना रहा था Zn2+। क्लियर, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा था, Zn2+। दैट मींस इस पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, और ये थी हमारी क्या, एनोड। सेम काम यहां पर था, देखना था कि हमारे पास में इस सोल्यूशन में बच्चों क्या था, CuSO4 का मतलब है कि Cu++ थे और SO4 था। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस वाली वायर से होते हुए कहां तक पहुंचे, इस वाली रॉड तक पहुंचे, इस Cu++ ने उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद यहीं पर क्या हो गए, वो जमने लगे। ठीक है, वही रेडिश ब्राउन कलर जो कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हो रहा था ये कि Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा था और बना रहा था Cu सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्मिनल था ये किसकी तरह काम कर रहा था, कैथोड की तरह। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहां पे डिस्कस क्या कर रहे थे कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो था, जब इलेक्ट्रॉन इस वाले टर्मिनल से इधर तक आते थे तो ये अमीटर क्या होता था, हल्का हल्का दिखाता था कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन थी भाई ये इधर से लेके इधर की तरफ। ठीक है, और यहां से ये भी प्रूफ होता था कि प्लस चार्ज इधर से यहां एंटर हो रहा है, दैट मींस द Zn टर्मिनल इज योर इलेक्ट्रोड। कौन सा है, एनोड। जो Zn टर्मिनल है वही आपका क्या है, वही आपका एनोड है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था कि कुछ देर के बाद में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, रुक गया था। और उसका रीजन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, उसका रीजन पढ़ा था कि जब Zn++, ध्यान से सुनना शुरू करो बातों को यार। ठीक है, जब Zn++ इसमें क्या होने लगा, एक्सेस में आने लगा, Zn2+ टूटता जा रहा था, इसमें एक्सेस में इकट्ठा होने लगा, तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये सोल्यूशन कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज। जबकि नॉर्मली सारे सोल्यूशन क्या होते हैं, ओवरऑल वो हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं। ठीक है, ओवरऑल सोल्यूशन हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल। जितने उनके पास कैटायन होते हैं उतने ही उनके पास में क्या होते हैं, एनायन होते हैं। तो कहीं पर भी अगर हम लोग देखें तो चार्ज कैरियर तो पाए जाते हैं, बिल्कुल चार्ज कैरियर पाए जाते हैं, बट ओवरऑल जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। बट यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यहां पे डिस्कस किया था कि Zn++ आर मोर देन SO4 यहां पर Zn++ ज्यादा थे और SO4 कम था। इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन कैसा था, प्लस चार्ज का था। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर Cu++ खर्च हो रहे थे, बट SO4 एसिड था, यानी कि यहां पर जो Cu++ था वो कम होता जा रहा था, किससे, SO4 से। दैट मींस ये वाला सोल्यूशन कैसा हो रहा था, निगेटिवली चार्ज हो रहा था। ठीक है, और ये रीजन था कि कुछ देर के बाद में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो गया था, रुक गया था। ठीक है, तो रुकने की टेंडेंसी क्या थी कि इसमें भाई प्लस चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर लिया, होल्ड करके रख लिया, और इसने इलेक्ट्रॉन्स को आने से क्या कर दिया, मना कर दिया, इसने रिपल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सर्किट था
इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया। अच्छा, एक चीज क्लास 10th वाली याद करो कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी केवल और केवल तभी पूरे सर्किट में बहती है जब क्या हो, जब सर्किट कंप्लीट हो। यानी कि अगर हम लोग क्या मान ले, इस बड़े वाले को क्या मान ले, इस बड़े वाले को मान ले प्लस और इसको क्या कर ले माइनस, ठीक है, ये हो गया प्लस और माइनस। तो अगर कहीं पर बीच में ऐसे सर्किट टूटा है तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे सर्किट में नहीं बह सकती। ये तो सबको पता है यार, हाई स्कूल से पता है सबको। तो आप लोग देखो, क्या यहां से एक वायर तो देखो इधर तक गया था, ठीक है, क्या कहीं पर दूसरा सर्किट कंप्लीट हो रहा था? तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था, यानी स्पार्क तो मिला हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क तो मिला, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी घूमना नहीं शुरू हुई। और इस समस्या का निवारण किया गया किससे? सॉल्ट ब्रिज से। तो आज का टॉपिक है बेसिकली क्या? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, शुरू करो भाई। एक यू ट्यूब होती है इसी ग्लास की। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज यार दो तरीके का होता है, ठीक है, एक फिल्टर पेपर का सॉल्ट ब्रिज होता है और एक हमारा ग्लास रॉड वाला होता है। तो हम लोगों को ग्लास रॉड वाले पर ही पूरी तरीके से फोकस करना है। फिल्टर पेपर वाला जब चैप्टर हो जाएगा, अगर कंटेंट के बाहर की चीज है, थोड़ी सी कंटेंट के बाहर की नहीं है, बीएससी लेवल पे आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्लास रॉड को आज कर लेंगे, और अगर हमारे पास में क्या होते हैं लेक्चर समिट जाता है, अच्छे तरीके से समिट जाता है चैप्टर, तो मैं उस टॉपिक को भी क्या करूंगा, डालूंगा, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या होता था। सॉल्ट ब्रिज एक ग्लास की ट्यूब होती थी, यू ट्यूब ऐसी, ठीक है, और इसमें भरा जाता था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब बात समझना शुरू करो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। सॉल्ट ब्रिज में सबसे पहली बात क्या भरा जाता था? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इनर्ट गैस पढ़ी, इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टेबल, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा जो कि रिएक्ट ना करता हो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब था कि यहां पर कुछ ऐसा भरना होता था हमें, यहां पर कुछ ऐसा भरना होता था जो इन आयंस से रिएक्ट ना करता हो, ठीक है। अगर हम अब इलेक्ट्रोलाइट है तो जाहिर सी बात है कि यार जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम लोग घोलेंगे जाकर के, या जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो इसके आयन टूटेंगे, लेकिन इसके जो आयन डिसोसिएट होंगे वो हमारे इन सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। दैट इज मीन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, दिस इनर्ट। इनर्ट का केवल इतना मतलब है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयंस टूटेंगे वो यहां रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्लियर बात। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो यार सीधी बात है कि कुछ ऐसा डालना है जो प्लस और माइनस में क्या हो सके, टूट सके। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई, एक बार देख लो। यूज कर सकते हैं हम लोग KCl, यूज कर सकते हैं NaCl, यूज कर सकते हैं KNO3, ठीक है। और विद किसके साथ में? विद जिलेटिन, जिलेटिन के साथ में यूज करते हैं। तो बेसिकली जिलेटिन के साथ यूज करने का एक छोटा सा रीजन है, ठीक है, क्योंकि जब यहां पर देखो, जब आयन टूटने शुरू होंगे, ध्यान से सुनो बात को, जब आयन टूटने डिसोसिएट होने स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, मान लो यहां पर हम KCl भर देते हैं, ऐसे KCl भर दिया, तो जब KCl भरा तो किसमें डिसोसिएट होगा? K प्लस और Cl माइनस में, यही तो होगा, K प्लस और Cl माइनस में। तो K प्लस की टेंडेंसी क्या होगी, किधर जाएगा वो? ये वाला सोल्यूशन तो है प्लस चार्ज, और ये वाला सोल्यूशन क्या है, निगेटिवली चार्ज। तो टेंडेंसी होगी कि ये वाला K प्लस भाई इधर चला जाए, इस वाले सोल्यूशन में यहां से घूम के चला जाए, और ये वाला Cl माइनस जो है ये यहां से घूम करके कहां जाए, इस वाले सोल्यूशन में आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इनका फ्लो मेंटेन करना है, यानी कि हमें केवल उतने ही आयंस की जरूरत है जो कि इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये जो जिलेटिन होता है ये गम टाइप का बना देता है, जेली टाइप की बना देता है इनकी, ठीक है। तो जब जेली टाइप की बना देता है तो इनका जो मोशन होता है ना, K प्लस और Cl माइनस का मोशन ले लो या Na प्लस और Cl माइनस का मोशन ले लो, ये मोशन लगभग दोनों के लिए, K प्लस के लिए और Cl माइनस के लिए, या Na प्लस के लिए और Cl माइनस के लिए क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितनी मोबिलिटी किसकी होगी, K प्लस की होगी, सेम मोबिलिटी किसकी हो जाएगी, Cl माइनस की भी हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो कि अगर एक की मोबिलिटी ज्यादा हो और दूसरे की मोबिलिटी कम हो तो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर पाएगा चीजों को? भाई एक तरफ Cl माइनस ज्यादा जाएंगे और K प्लस क्या होंगे, कम जाएंगे। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कम जाएगा, तो जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है कि यहां से हम लोगों ने इतनी चीज देखी, इसको थोड़ा सा साफ कर लो, काफी क्या हो गया है, काफी औच पौच हो गई है बोर्ड पर, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं।
तो होगा क्या इससे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज की सिग्निफिकेंस ये है कि हमें पता था कि यहां पर क्या बढ़ रहा था, यहां पर बढ़ रहा था प्लस चार्ज, यहां पर क्या बढ़ रहा था, प्लस चार्ज, ठीक है। और ये रीजन था कि ये इलेक्ट्रॉन होल्ड होकर के रख रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज लगाया, Cl माइनस आयन किसकी तरफ आ गए, इसकी तरफ आ गए, और ये प्लस और ये माइनस आपस में मिल गया और सोल्यूशन फिर से किसकी तरफ बढ़ने लगा, न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ने लगा। सोल्यूशन फिर से किसकी तरफ बढ़ने लगा, न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज था वो क्या होने लगा, कैंसिल होने लगा। सिमिलरली K प्लस किसकी तरफ गए, इस वाले सोल्यूशन की तरफ गए, और जब K प्लस इस वाले सोल्यूशन की तरफ गए तो यहाँ पर पहले से किसकी एक्सेस थी, माइनस की। अब पहुंच कौन रहा है, K प्लस, तो जब प्लस पहुंच रहा है, पहले से माइनस की एक्सेस थी, तो फिर से क्या हो गया, फिर से R न्यूट्रल हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की पॉजिटिविटी खत्म हुई और यहाँ की निगेटिविटी खत्म हुई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गए, फिर से मूव करने के लिए फ्री हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने के लिए फ्री हो गए तो यार शुरू हो गई फिर से क्या, फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ तक शुरू हो गया, और क्या होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा। और ये एमीटर जो था ये परमानेंटली शो करने लगा कि हाँ भाई हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या, किधर से किधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर की तरफ क्या हो रही है, बहुत आसानी से फ्लो हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमारे पास में सिग्निफिकेंस क्या थी, सॉल्ट ब्रिज की सिग्निफिकेंस क्या थी। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और देखो, अगर आसान लैंग्वेज में समझना चाहो तो पहले क्या था हमारे पास, इसको एक बार पूरा साफ कर देता हूं। पहले क्या था हमारे पास कि जो हमारा सर्किट था वो कंप्लीट नहीं था। Zn डबल प्लस हमारे पास एनोड वाला टर्मिनल था, कॉपर वाला टर्मिनल हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन उन दोनों को एक तार से तो जोड़ा गया था, लेकिन उनके बीच का सर्किट नहीं कंप्लीट था। तो अब अगर आप देखो इस वाले स्ट्रक्चर को, एक ये बीकर हो गया, ठीक है, इसके अंदर कौन सी रॉड है, Zn की, ये Zn रॉड, और यहां पर इसका सोल्यूशन है ZnSO4 सोल्यूशन, ये रॉड कौन सी है, Zn की। एक दूसरा बीकर है, इस दूसरे बीकर में रॉड किसकी है, कॉपर की, ये Cu रॉड, ठीक है। और इसके अंदर सोल्यूशन किसका है, इसके अंदर सोल्यूशन है CuSO4 का, ठीक है, अच्छी बात है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको इससे कनेक्ट किया वायर से ऐसे, और बीच में लगा दिया मीटर, ये, ठीक। तो क्या सर्किट कंप्लीट था, सर्किट नहीं कंप्लीट था। और जैसे ही हमने क्या लगाया, जैसे ही हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज, ये, ठीक है, जैसे ही हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया वैसे ही हमारा देखो क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। और जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो गया, बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल हो गया। तो बस हमें केवल इतनी चीजें सीखनी थी कि ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज यू ट्यूब जो होती है, इसके अंदर आइदर क्या होगा, KCl, या फिर होगा NaCl, या फिर होगा KNO3। अच्छा केवल यही तीन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। अब मान लो हमारे पास में अगर क्या होता, अगर जिंक की जगह कॉपर के साथ में हम लोग किसका दूसरा जो इलेक्ट्रोड लेते वो किसका लेते, Ag का लेते, सिल्वर का लेते, ठीक है। तो दिक्कत होती तो हम क्लोरीन वाले नहीं यूज कर सकते थे, तो हमें ये यूज करना पड़ता। रीजन क्या था, क्योंकि भाई देखो सबको पता है कि अगर हमारे पास में Ag प्लस होगा, Ag प्लस अगर हुआ और Cl माइनस आया तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलता है हमें, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में जो सोल्यूशन था उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड लगाए जाते वैसे ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगता। तो वहां पर हम किसको प्रेफर करते, वहां पर हम करते KNO3 को प्रेफर, क्योंकि अगर हमारे पास में क्या हो, AgNO3 हो तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। और तुरंत क्या रहेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में क्या रहेगा, टूटा रहेगा। जबकि हमें पता है कि AgCl जो होता है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कैटेगरी है। तो इस तरीके से देखते थे कि इनर्ट हम लोगों को क्या यूज करना है, हमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करना है वो इनर्ट यूज करना है। अच्छा साथ में क्या होना चाहिए, साथ में कुछ ऐसा लगा होना चाहिए जो इसको क्या कर सके, जो इसको सॉलिडिफाई कर सके, हल्का सा सॉलिडिफाई कर सके या जेली टाइप का बना सके, ठीक है। सॉलिडिफाई कह लो या कैसा करा लो, जेली टाइप का बना लो, ठीक है। तो भाई एक तरफ सारी बातें हो गई, सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम हो गया, सारी सिग्निफिकेंस लिख देता हूं एक साथ कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ी, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहली बात क्या है, पहली बात होती है ये ग्लास कैसी ट्यूब, यू ट्यूब। यू ट्यूब का मतलब ऐसी वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब होती है यू ट्यूब, बस उल्टा करके उसे क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा इस यू ट्यूब में क्या होता है, ये तीन चीजें भरी हुई होती हैं। इसका मेन काम क्या है, ये क्या करता है, ये हमारे सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को
न्यूट्रलिटी को क्या करता है, सोल्यूशन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सोल्यूशन न्यूट्रलिटी को क्या मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। तीसरी बात ये क्या करता है, तीसरी बात ये करता है सर्किट कंप्लीट, सर्किट को कंप्लीट करता है जिससे हमारी क्या हो सके, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत आसानी से क्या हो सके, फ्लो हो सके। ठीक है, और एक बात ये और कर देता है, और एक बात वो आपकी क्या होगी, ये होगी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है पर लिख लो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है पोटेंशियल से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है का मतलब क्या है, बचाना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रोड वो पढ़ने लगेंगे, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारा बेसिकली क्या होता है। या हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग एक ही बीकर के अंदर दोनों चीजें लगाएंगे, कैथोड भी लगाएंगे, एनोड भी लगाएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये चार बातें हैं, ग्लास की ट्यूब होती है, सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है, तीसरी बात क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत बढ़िया तरीके से हो सके, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इस टॉपिक को क्या कर लो, स्टार मार्क लगा लो, हम लोग आगे इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बातें हो गई। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, सेल का। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा क्या होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और एक क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे करना क्या है, अगली हेडिंग आप लोग डालिए, अगली हेडिंग डालिए सेल रिप्रेजेंटेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख लिया तो गेम सीख गए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और अगर सेल रिप्रेजेंटेशन और उससे डीलिंग हमें नहीं आती है तो भाई कितना भी रट लो जाकर के, कितना भी पढ़ लो जाकर के, डाउट हमेशा मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, सेल पोटेंशियल, किसका, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हमें इतना बड़ा सेल दिया हुआ है, इतने बड़े सेल को हम लोगों को बार बार रिप्रेजेंट करना होगा कि ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, दूसरा वाला एनोड की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें इसे सॉल्ट में। ठीक है, तो बस वो सीखना है हमें, और इसको सीखने के साथ ही इस वीडियो को क्या कर दूंगा, क्लोज भी कर दूंगा। चलो भाई, तो बेसिकली इस चीज को सीखने के लिए करो क्या, इसको सीखने के लिए बहुत पुराने कॉन्सेप्ट पर चलो। ठीक है, क्लास 10 से एक छोटा सा डायग्राम आता है, बस उसी डायग्राम से मैं इसको पैटर्न से आपको समझा दूंगा कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो भाई, हम लोगों को याद है जब भी हम लोग बनाते थे तो ऐसे बड़ी वाली जो बनाते थे उससे कहते थे प्लस। ठीक है, और जो छोटी वाली बनाते थे उसे कहते थे माइनस, फिर एक बड़ी लाइन बनाते थे उसे कहते थे प्लस, फिर एक छोटी बनाते थे उसे कहते थे माइनस। इतनी चीज एक सेल को रिप्रेजेंट करती थी, याद आया सभी को, इतनी चीज क्या करती थी, एक सेल को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, और अगर इसको हम लोग ऐसे दिखा देते थे तो ये बैटरी की तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाता था कि हाँ हमारे पास में क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है जिसमें कई सारे सेल हैं, बस यही तो करते थे। तो बस यही चीज याद रखो, देखो प्लस इधर और इधर क्या आपका माइनस, प्लस इधर है और माइनस किधर है, इधर है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एनोड। प्लस का मतलब क्या याद कर लो, एनोड। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ माइनस है तो उसके साथ में क्या कर लो, कैथोड। और एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो इसके बीच में क्या लिख लो, इसके बीच में लिख लो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें एनोड लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है, सॉल्ट ब्रिज लिखना है, और उसके बाद में हमें क्या लिखना है, कैथोड लिखना है। ठीक है, तो एनोड लिखोगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए, एनोड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्ट ब्रिज को कैसे करोगे, और कैथोड को कैसे करोगे। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको सीखिए साथ साथ। सबसे पहले सबसे आसान चीज, सॉल्ट ब्रिज अगर है हमारा, सॉल्ट ब्रिज, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे दो लाइन से। ठीक, और ये दोनों लाइन बराबर, बिल्कुल इक्वल। इक्वल का मतलब ना प्लस ना माइनस। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है कि सॉल्ट ब्रिज का एक काम क्या था, वो था न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो हम लोग वैसे क्या करते थे, एक बड़ा एक छोटा बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या कर देंगे, बराबर बना देंगे। तो ये हमारा किसको दिखाएगा, सॉल्ट ब्रिज को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी बात बची किसको, एनोड को। तो देखो एनोड पे क्या होता है, याद करो, एनोड का मतलब आपको याद रखना है, आपको कौन सा प्रोसेस पहले लिखना है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद में आपको सॉल्ट ब्रिज लिखना है, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, रिडक्शन। ये करना है। ठीक है, यही तो करना है हमें। सबसे पहले एनोड का मतलब क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, फिर लिखना है हमें सॉल्ट ब्रिज,
फिर लिखना है हमें कैथोड। कैथोड का मतलब हमें क्या लिखना है? कैथोड का मतलब हमें लिखना है रिडक्शन। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमारी क्या हो जाए, हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो, बस इतनी बात तो याद रखनी। तो एनोड अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो जिंक का लिखना हो या कोई भी मेटल ले लो, ये लो मेटल ले ली, ठीक है, मेटलिक ही तो होगा जो एनोड होगा या कैथोड होगा। तो हम लोगों ने मेटल ले ली और इस मेटल की शुरुआत में कैसी थी? शुरुआत में जिंक 0 में होता था और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज होता था तब वो मेटल आयन बनाता था। यानी कि हम लोग लिखेंगे ऐसे मेटल, मेटल के साथ में ऐसे लिख लेंगे सॉलिड, फिर एक सिंगल स्लैश लगाएंगे और उसके बाद में मान लो ये 2+ स्टेट में गया तो क्या लिख लेंगे इसे M2+ और अब क्या हो गया ये एक्वस। एक्वस का मतलब क्यों समझ गए होगे अगर सारे लेक्चर देख रहे हो यार, कि अगर M2+ आयन में चला गया है तो ये अब सॉल्युबल होगा, एक्वस होगा। अगर सॉलिड है तो इनसॉल्युबल होगा और साफ साफ मेटल लिखा जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन ये दो फेस को अलग करती है, ये सेपरेट करती है टू फेस। फेस का मतलब सॉलिड से किसमें पहुंच गया? लिक्विड में। अब अगर हम लोगों को किसको दिखाना हो, किसको दिखाना हो? हमें दिखाना हो कैथोड को। ध्यान से सीखो सारी चीजें। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कैथोड तो हमें पता है भाई कैथोड में क्या होने वाला है। कैथोड में ऐसा कुछ होगा, मान लो 2+ स्टेट में वो पहले से था और किसमें था? एक्वस कंडीशन में था। Cu++, जैसे Cu++ अभी लिख रहे थे तो Cu++ पहले किसमें था? पहले आयनिक स्टेट में था, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और सॉलिडिफाई हुआ जाकर। तो क्या हुआ भाई? तो यहां पर आया एक स्लैश। क्यों? क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। और हमारे पास में क्या आ गया? और आ गया अब मेटल 0 स्टेट में और किस स्टेट में पहुंच गया? सॉलिड। तो ऐसे दिखाएंगे हम किसको? कैथोड को। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बची और वो ये है कि अगर हमारा फेस न चेंज हो तो क्या करेंगे? मान लो हमारे पास में कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो कॉपर है वो +1 में भी होता है और +2 में भी होता है। तो पहले क्या हो? Cu सिंगल प्लस हो और फिर क्या हो? Cu++ में आ जाए। तो ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। या Cu++ में होता और बाद में Cu सिंगल+ में आ जाता तो वो क्या होती? रिडक्शन होती। लेकिन ऐसे में हम स्लैश ना लगा करके क्या यूज करेंगे? कॉमा। क्यों? क्योंकि ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस ही होगा, यानी यहां पर फेस चेंज नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, इसको तुरंत नोट करिए। ठीक है, कि अगर फेस चेंज नहीं है तो हम कॉमा से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर फेस चेंज है तो हम उसे सिंगल स्लैश से क्या करेंगे? सेपरेट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो भाई एक बार देख लो सारी चीजों को और आ जाओ इधर। अब मान लो हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने अभी अपना सेल जो लिया था बस उसी सेल को ले लिया। क्या था हमारे पास में सेल? एक बार बना लेते हैं वापस। सेल था हमारे पास में एक ऐसा, इतना बड़ा बनाने की कोई वो है नहीं, सबको याद हो गया यार सेल क्या था। एक रॉड थी, चलो इमेजिन करो मेरे साथ में, बहुत हो गया, बोर्ड बोर्ड खेल लिया। ठीक है, एक बीकर इधर था, एक बीकर इधर था। ठीक है, ये बहुत पसंद आता है मेरे स्टूडेंट्स को। एक बीकर इधर था, एक बीकर इधर था। इसमें क्या था? ZnSO4, इसमें क्या था? CuSO4। यहाँ कौन सी रॉड थी? Zn की। यहाँ किसकी रॉड थी? Cu की। दोनों को कनेक्ट कर रखा था एक वायर से, बीच में क्या लगा था? एमीटर। ठीक है, और बीच में क्या लगा था? और बीच में क्या लगा था? सॉल्ट ब्रिज, ऐसे लगा था सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ क्या हो रहा था? याद करो, यहाँ पे क्या हो रहा था? Zn तोड़ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा था। Zn2+ फर्नेस होकर सोल्यूशन में आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन वायर में आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन वायर से पहुंच रहे थे इस वाले में और यहां से क्या हो रहा था? Cu++ उनको कैप्चर कर रहा था और क्या बना रहा था? Cu सॉलिड बना रहा था। यही तो हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस वाले में क्या था? एनोड, क्योंकि Zn2+ में जा रही थी और क्या बना रही थी? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी। यहाँ Cu2+, इधर वाला Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा था, यानी कि क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। तो अगर मैं कहूं उस सेल का एनोड क्या था तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे उस सेल का एनोड? आप लिखोगे कि वहां पर Zn वाला जो था वो क्या था आपका? वो आपका एनोड था और Cu वाला जो था वो आपका क्या था? कैथोड था। इतनी बात तो क्लियर होती है। चलो एक बार क्या कर लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद में लिखता हूं। तो लिखोगे भाई कैसे? Zn किस स्टेट में था? सॉलिड। फिर वो सिंगल स्लैश, सिंगल स्लैश का मतलब एनोड, मेटल सॉलिड स्टेट में। फिर मेटल 2+ स्टेट में गया, यानी Zn2+ किस स्टेट में चला गया? एक्वस। और फिर लिखो C1। कहो सर जी यहाँ तो बताया नहीं C1। अब यहाँ पर लिख रहे हो तो C1 और लिख दिया। यहाँ पर अभी C1 को क्लियर करता हूँ क्या है, परेशान मत हो। उसके बाद क्या लगा? डबल लाइन।
और डबल लाइन का मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज आ गया, ठीक, एनोड हो गया, सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब लिखना है कैथोड, तो कैथोड पे क्या हुआ है, Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और Cu बना है, यानी कि Cu डबल प्लस एक्वस, और यहां पर क्या लिख लो साथ में C2, सिंगल स्लैश लगाओ, क्यों, क्योंकि कैथोड वाला है, और यहां पर क्या बन गया, Cu सॉलिड, ठीक। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे अभी वाले सेल के लिए है, जो हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब कहो सर ये C1 और C2 क्या है, तो C1 है भाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन, और जो C2 है हमारी वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। तो Zn और Cu के लिए हम लोग C1 C2 नहीं यूज करने वाले, बिकॉज वो तो सॉलिडिफाई हो चुका है। हमें कंसंट्रेशन किसकी देखनी होगी, हमें कंसंट्रेशन देखनी होगी कि हमारे सोल्यूशन के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते टाइम अगर हमें कंसंट्रेशन दी है, मान लो हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन था ZnSO4 का वो 0.2 मोलर सोल्यूशन था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ZnS सिंगल स्लैश Zn डबल प्लस एक्वस, और उसके बाद क्या लिखेंगे 0.2 m, क्लियर। उसके बाद में यहां पर आएंगे, इधर वाले सॉल्यूशन की जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो हम कंसीडर करेंगे, और उसके बाद में Cu सॉलिड हम लोग एज इट इज लिख देंगे, बिकॉज ये वाला सॉलिड और ये वाला सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज, हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज पूरा कंप्लीट कर लिया, सॉल्ट ब्रिज के साथ हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन पूरी अच्छी तरीके से देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, लॉकडाउन के दिन है, टाइम को खराब मत कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ लीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या करते रहिए। तब तक जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।